नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 40 से 50 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम आज के आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 कहता है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चलिए बताइए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात हरि सिंह। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। तो आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस प्रकार कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 कहता है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो चलिए बताइए, अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियों जैसे अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। इस प्रकार जातियों का उदय धर्मशास्त्रों के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 कहता है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो चलिए बताइए, राजा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों के प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। इन त्रिपिटकों में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म की अंतिम संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित की गई। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 कहता है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो चलिए बताइए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात राजगीर में। राजगीर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्पश्चात पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह की सप्तपर्ण गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर अर्थात सर्वकामिनी थे। इस प्रकार पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित हुई थी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 कहता है, बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। इनको आपको सुमेल करना है। तो चलिए बताइए, इसका सही सुमेलन किस प्रकार होगा, अर्थात दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके सही सुमेलन को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। वहीं अगर ज्ञान प्राप्ति की बात कर ली जाए तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अगर उनके प्रथम प्रवचन की बात करें तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। अगर भगवान बुद्ध के निधन की बात करें तो भगवान बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है,
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन अर्थात सारनाथ में उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हो गया। बौद्ध साहित्य में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। आइए अब आगे के प्रश्नों में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ बताइए। इसमें बताना है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति चूंकि बोध गया में हुआ था इसलिए महाबोधि मंदिर बोध गया में ही बनाया गया है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है बोध गया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हो गया। इस प्रकार महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में बुद्ध की ज्ञान के प्राप्ति के कारण बनवाया गया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो इसका बताइए कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा ने के युग में प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में बट गया विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेकों बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हुई। इस प्रकार भगवान बुद्ध को देवता की उपाधि राजा कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुई। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 कहता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो चलिए बताइए सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुई तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात वैशाली में। वैशाली में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रथम बार वैशाली में आरंभ हुई। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो चलिए बताइए 16 महाजनपदों की सूची किस पुस्तक में उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगोत्तर निकाय में अर्थात बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। सभी महाजनपदों में एक मात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। इस प्रकार 16 महाजनपदों की सूची अंगोत्तर निकाय में मिलती है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न संख्या 60 नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो चलिए बताइए कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग किस वंश के शासनकाल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पाल वंश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक
आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बलिदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।